आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 1857 ईस्वी की क्रांति भाग 4। इससे पहले 3 वीडियो आप तक हमारे पहुँच चुके हैं, जिनमें पहले वीडियो में मैंने 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, दूसरे वीडियो में प्रमुख घटनाएं और तीसरे वीडियो में असफलता के कारण आप तक पहुंचाए हैं। आज चौथे वीडियो में हम लोग विचार करेंगे कि आखिर इस क्रांति के क्या परिणाम हुए। इसके बाद हमारे 2 और वीडियो आएंगे जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप क्रमबद्ध तरीके से बराबर देखते रहिए। हम एक एक सूचना, बारीक से बारीक सूचना आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे, उनका समाधान आपको जरूर मिल जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की हुई है। तो आइए, आज हमारा जो विषय है वो है क्रांति के परिणाम। इस पर हम लोग बात करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्रांति के परिणामों के बारे में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई थी और 1858 के मध्य तक लगभग ये क्रांति चली। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में दिसंबर 1858 तक भी छुटपुट घटनाएं होती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके सभी जगह पर क्रांति का दमन कर दिया गया। क्रांति तो खत्म हो गई, लेकिन उसके परिणाम जो है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण निकले। वो परिणाम क्या थे ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या थी, जब क्रांति खत्म हो गई, जब आंदोलन खत्म हो गया, विद्रोह खत्म हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बिठाया उसका जांच करने के लिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। और वो कमीशन बिठाया गया था, पील कमीशन उसको नाम दिया गया था, क्योंकि मिस्टर पील इसके अध्यक्ष थे। जब उन्होंने इस कमीशन के आधार पर अध्ययन किया उन घटनाओं का, तो उसमें कुछ सिफारिश की और उस सिफारिश के आधार पर 1858 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये पारित किया गया कि भारत का शासन किस तरीके से अब चलाया जाए, क्या नई व्यवस्था की जाए। तो इसके अंतर्गत नई व्यवस्था की गई थी। इससे पहले सारी जो व्यवस्था की गई थी वो कंपनी के द्वारा की गई थी। तो आखिर इसमें क्या व्यवस्था थी वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय परिषद। भारत का पूरा शासन चलाने के लिए ढांचा बदल दिया गया। क्या किया गया? एक भारत सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसको नाम दिया गया है, और एक सदस्य बनाई गई जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें 15 सदस्य होते थे और ये 15 सदस्य, इसमें से 8 मनोनीत किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा और 7 भारतीय लोग होते थे। तो इस तरीके से ये बनाई गई शासन चलाने के लिए। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और पील महोदय ने जो उसमें रिपोर्ट में लिखा, उसके आधार पर कंपनी का शासन बंद कर दिया गया और भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। ब्रिटिश क्राउन, देखिए वहां पर 2 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, किंग एंड क्राउन, राजा। वहां पर चूंकि राजतंत्री व्यवस्था है, इसलिए राजा जो है वो शासन का एक अंग माना जाता है और उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो एक संस्था करती है जिसको कि क्राउन कहती हैं। हिंदी में हम उसको कहते हैं राजमुकुट, ये संस्था होती है। तो अब उसको ये शासन सौंप दिया गया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखेंगे पहला परिणाम अगर हम देखें क्रांति का, तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858। पील महोदय ने जो सिफारिशें की थी उसके आधार पर तत्कालीन महारानी, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उनके द्वारा घोषणा की गई और
ये घोषणा पत्र भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। उसमें क्या खास बातें थी वो देखें कि इस घोषणा पत्र को महान अधिकार पत्र कहा गया था। महान अधिकार पत्र, इसको मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक अधिकार पत्र जारी किया गया था इंग्लैंड के रहने वाले लोगों के लिए। तो ये कहा गया कि ये भारतीयों को बहुत अधिक अधिकार देगा, इसलिए इसको अधिकार पत्र कहा गया। अगली बात, गवर्नर जनरल वाइसराय बना। इस नई व्यवस्था के अनुसार क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो पद था अब उसको गवर्नर जनरल के साथ साथ वाइसराय का पद भी दिया गया, वाइसराय नाम दिया गया। तो अब भारत में वाइसराय भी होगा। अगली बात, नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस। महारानी की घोषणा के अनुसार चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बनी थी, जो डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसने ये कह दिया था कि यदि किसी भी रियासत में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो वो रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर ली जाएगी, कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। वो नियम खत्म कर दिया गया क्योंकि उस नियम का विरोध बहुत सी रियासतों में हुआ था, जिसमें झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर ये रियासतें शामिल हुआ करती थी। तो ये अधिकार जो है वापस ले लिया गया। अब देखेंगे अगला, व्यक्तिगत नीति समाप्त कर दी। जो लय नीति या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि अब कोई भी भारतीय रियासत जबरदस्ती नहीं छीनी जाएगी। इसके बाद इस घोषणा में अगली बात कही, धार्मिक सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप। अब अंग्रेज भारतीयों के किसी भी सामाजिक या धार्मिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रांति का प्रमुख कारण बना था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको वापस ले लिया। अगली बात, नौकरियों में योग्यता अनुसार नियुक्ति। देखिए, जो क्रांति के कारण थे उसमें एक बड़ा कारण ये था कि जो शिक्षित वर्ग था वो अपने लिए नौकरी की मांग कर रहा था, और जिसको अंग्रेज नहीं मान रहे थे। विक्टोरिया की घोषणा में ये आश्वासन दिया गया कि जो भारतीय योग्य हैं उनको नौकरी दी जाएगी, और इसी का परिणाम ये हुआ कि 1861 में जनपदीय सेवा अधिनियम लागू किया गया, और एक और अधिनियम बाद में लागू किया गया था, वो था स्थानीय स्वशासन अधिनियम। तो कहने का मतलब है कि भारतीयों के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ, एक आश्वासन दिया गया कि उनको नौकरी दी जाएगी। तो इस तरीके से ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल था 1857 की क्रांति के परिणाम के रूप में। आगे हम देखेंगे दूसरा जो परिणाम अगर हम देखते हैं तो वो है कि सैन्य व्यवस्था के अंदर, मिलिट्री सिस्टम के अंदर पूरा परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। अंग्रेजों ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा विद्रोह, इतनी बड़ी क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे पहले विद्रोह नहीं हुए थे, बहुत विद्रोह हुए थे। कहीं सन्यासियों का विद्रोह, कहीं फकीरों का विद्रोह, कहीं नील विद्रोह, कहीं किसानों का विद्रोह, कहीं पर भील विद्रोह, संथाल विद्रोह, गोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, इस तरीके के विद्रोह होते थे। कहने का मतलब है या तो वो जाति आधार पर होते थे, या किसी वर्ग विशेष पर होते थे, या किसी स्थान विशेष पर के कारण होते थे। उनको अंग्रेज आसानी से दबा दिया करते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान की देसी रियासतों के शासक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजों से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। लिहाजा सैन्य व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया, आइए देखते हैं। पहला परिवर्तन, सेना में 1:5 के स्थान पर 1:2 तथा 1:3 की व्यवस्था की गई। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि सेना में जो सैनिकों की संख्या होती थी उसमें एक यूरोपीय अगर है तो 5 भारतीय होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी और यूरोपियन सैनिकों की संख्या कम थी, जिसके कारण से सेना में विद्रोह हुआ। तो उस संख्या को घटाकर क्या कर दिया गया, 1:2। बंगाल में ये व्यवस्था की गई कि अगर एक भारतीय होगा तो 2 यूरोपियन, नहीं, एक यूरोपियन होगा तो 2 भारतीय होंगे।
और मद्रास रेजिडेंसी में व्यवस्था की गई थी कि अगर एक भारतीय होगा तो 3 होंगे, एक यूरोपियन होगा तो 3 भारतीय होंगे। तो कहने का मतलब 1:5 के स्थान पर 1:2 और 1:3 की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। अगली बात, सैन्य भर्ती के लिए रॉयल आयोग गठित किया गया। सेना में और परिवर्तन किया गया कि अब सेना में ऐसे ही भर्ती नहीं की जाएगी, कोई भी आ जाए उसको भर्ती करने। क्या किया? सेना में भर्ती के लिए और ट्रेनिंग के लिए एक आयोग बनाया गया, इसका नाम था रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन का मतलब क्या था? रॉयल कमीशन का मतलब था कि इसमें ब्रिटिश सेना के बहुत अच्छे अच्छे सैनिक कमांडर्स थे जो ट्रेनिंग देंगे, ब्रिटिश स्टाइल में, ब्रिटिश शैली में ट्रेनिंग देंगे। ये आयोग इसलिए गठित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आयोग गठित किया गया और यहाँ पर देखेंगे सेना की संख्या में किस तरीके से परिवर्तन किया गया। अगली चीज क्या थी कि तोपखानों और शस्त्रागारों से भारतीयों को हटा दिया गया। ये डर ये हो गया कि अगर तोपखाने का हमने इनको अधिकारी बना दिया तो ये कहीं तोपें भारतीयों को छिपाकर ना दे दें। शस्त्रागारों का अगर बना दिया तो शस्त्र भारतीयों के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए परिवर्तन किया गया कि भारतीयों को तोपखानों पे नहीं रखा जाएगा, शस्त्रागारों में नहीं रखा जाएगा, जिससे कि हमारे शस्त्र या तोप बाहर निकल सके। अगली बात, गोरखों तथा पंजाबियों की अधिक भर्ती। सेना में जो भर्ती की गई भारतीयों की, उसमें गोरखों की संख्या ज्यादा रखी गई और पंजाबियों की संख्या ज्यादा रखी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विद्रोह के समय इन दोनों रेजिमेंट ने क्या किया था? अंग्रेजों की मदद की थी। इसलिए सिखों की संख्या ज्यादा रखी गई, क्योंकि सिख और गोरखे ये क्या करते थे? ये मुगलों से बहुत नफरत करते थे। उसका फायदा उठाया किसने? अंग्रेजों ने। क्योंकि जिस समय क्रांति हो रही थी उस समय कंपनी ने एक फर्जी फरमान जारी कर दिया था कि यदि इस विद्रोह में विद्रोही जीत गए तो बहादुर शाह जफर सिखों को मरवा देगा। इस फर्जी फरमान के कारण सिखों के ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि सिख पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। इस तरीके से सेना में भर्ती में ये रखा गया कि पंजाबी और गोरखी ज्यादा रखे जाएंगे। अगली बात, तीनों प्रेसिडेंसी की सेना अलग अलग हो गई। 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बंगाल, बंबई और मद्रास। तो तीनों की सेना अलग अलग रखी जाएगी। ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? क्योंकि अगर ये सेना एक साथ रखती गई तो कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा निर्णय ले सकती है कि अगर सब एक साथ लड़ने को तैयार हो गए तो हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको अलग अलग रखा गया। अगली चीज क्या कर दी गई? पूर्ण उपनिवेश की स्थिति। अब तक क्या था? अब तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, वो भारत की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी थी। तो व्यापारिक कंपनी प्रशासन चला रही थी। अब क्या हो गया? वो प्रशासन किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया, क्राउन के अधीन हो गया। तो अब क्या हो गया? भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश उपनिवेश बन गया, कॉलोनी बन गया। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि प्रशासनिक परिवर्तन हुआ और सैनिक परिवर्तन हुआ। इसलिए अब भारत पूरी तरीके से उपनिवेश बन चुका। अगली बात देखें, और जो कारण है उन पर विचार करते हैं। देखिए, अंग्रेजों और भारतीयों में चौड़ी खाई। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि जो एक भारतीय विचारधारा थी और एक अंग्रेजों की विचारधारा थी, तो ये क्रांति हो जाने से क्या हुआ? वो और ज्यादा बढ़ गई। विचारधारा की जो दूरी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अगली बात, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि। क्योंकि अंग्रेज लगभग 2 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और उसके बाद उनको सफलता मिल गई, तो सारे विश्व के अंदर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि अंग्रेजों ने इतने बड़े भारतीयों को, इतनी जगह जगह विद्रोह हुए, सभी को दबा दिया। तो परिणाम क्या निकला? भारतीयों की छवि खराब हुई और अंग्रेजों की छवि बढ़ गई। अगली बात देखिए, हिंदू मुस्लिमों में दरार पड़ना। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के खिलाफ प्रचार किया खूब
जिसके कारण से क्या हुआ, दरार पड़ गई। दरार कैसे पड़ गई कि बहादुर शाह जफर को जब नेता डिक्लेयर कर दिया गया, उनको बंदी बना करके वहां भेज दिया गया है? तो अब हिंदू क्या कहने लगे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, मुस्लिम साथ नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम कह रहे थे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज इस तरीके की विचारधारा का प्रचार कर देते थे कि वहां पर इसलिए हम जीत गए क्योंकि वहां पर हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। दिल्ली में हम इसलिए जीत गए क्योंकि वहां हिंदुओं ने साथ नहीं दिया मुसलमानों का। कानपुर में हम इसलिए जीत गए कि कानपुर में नाना साहब का मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। तो कहीं तो कहते थे कि हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, कहीं पर कहते थे मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। इसलिए हिंदू मुस्लिम के अंदर क्या हो गया, दरार बढ़ गई। अगली चीज, स्वतंत्र विचारों को आघात। जो एक फ्री फीलिंग्स डेवलप हुई थी, एक आइडियोलॉजी विकसित हुई थी कि जो स्वतंत्र चिंतन की विचारधारा का उदय हुआ था कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। अब उस समय आज़ादी मिलने की तो बात नहीं थी, लेकिन कम से कम जीवन में अपने निर्णय ले सकें, कुछ अपना एहसास कर सकें। कानपुर अगर हमारा है तो हम कानपुर को अपना समझ सकें। कोई विदेशी आकर के ये नहीं कहे कि ये तुम्हारा नहीं है, तुमको ऐसे करना है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो विचारधारा थी उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि पराजय हो चुकी थी। इसलिए परिणाम ये निकला कि उसको आघात पहुंचा। अगली चीज, राजनीतिक चेतना का विकास। बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स आए, लेकिन एक बहुत बढ़िया बिंदु हुआ। वो क्या हुआ कि भारत में लगभग 570 से ज्यादा रियासतें थी क्रांति के समय, और सभी रियासतों की एक विचारधारा थी, एक मंतव्य था कि हमें हमसे मतलब है, दूसरे से नहीं। भरतपुर का राजा भरतपुर की प्रजा भरतपुर से मतलब रखते थे, जयपुर का राजा जयपुर से मतलब रख रहा है, अवध का नवाब अवध से मतलब रख रहा है, बरेली का नवाब बरेली से मतलब रख रहा है। कहने का मतलब है वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन इस क्रांति ने आंखें खोल दी और ये सबक सिखा दिया कि अगर तुम केवल अपने बारे में ही सोचते रहे तो जो 570 भागों में भारत बटा हुआ है, जो प्रशासनिक या राजनीतिक इकाइयां हैं, अगर आप लोग ऐसे ही सोचते रहे तो विदेशी ताकतें एक एक को पराजित करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगी। इसलिए अब भारतीयों के ये समझ में आने लगा कि उन्हें एकजुट होकर भारत के लिए सोचना चाहिए और एक मंच पर आकर भारत के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से भारत में राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी, उसका विकास होने लगा। अगला जो बिंदु है वो है अंग्रेजों को चेतावनी। अब 1857 ईस्वी की क्रांति अंग्रेजों के लिए चेतावनी थी। चेतावनी क्यों थी? क्योंकि भारत में जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा की गई। सभी जगह क्रांति नहीं हुई, उसमें सभी लोग शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद भी अंग्रेजों को दमन करने में भारी समस्याएं आई। अनेक जगह उनके कमांडर मारे गए, उनकी सेना को नुकसान हुआ। तो उनकी समझ में ये आ गया कि हमें भारत में अब व्यवस्था में सुधार करना होगा। लॉर्ड कैनिंग स्वयं लिखता है, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, वो कहता है कि यदि सिंधिया ने भी विद्रोहियों का साथ दिया होता तो मुझे कल ही अपना बिस्तर बांधकर ले जाना पड़ता। कहने का मतलब है कि वो ये समझ रहा था, वो ये कह रहा है कि अगर भारतीयों में एकजुटता होती और सब लोग एक साथ खड़े हो जाते तो अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती। इसलिए अंग्रेजों के लिए चेतावनी थी कि उससे उन्हें भारत के बारे में नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अगला बिंदु, साहित्यिक चिंतन में नवीनता। अब 1857 की क्रांति के बाद साहित्यिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का उदय हुआ। और अब ये नवीन विचारधारा क्या थी? ये नवीन विचारधारा भक्ति काल से अलग थी, ये रीति काल से अलग थी। और इस विचारधारा में देश की एकता, देशभक्ति, देश में जागरूकता फैलाने के लिए जिस सृजनात्मकता की आवश्यकता थी वो साहित्यकारों ने इसमें जोड़ी। चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे उर्दू साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, सभी में अलग अलग तरीके से इसको देखने को मिलता है। अगर हिंदी साहित्य में हम देखें
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य लिखना शुरू कर दिया और उसमें भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जैसे पुस्तकें लिख करके भारतीयों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत की स्थिति है और किस तरीके से जागरूकता लानी है। इसी तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवदान सिंह मदान और उनके बाद के साहित्यकार थे, उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। अगर हम उर्दू में देखें तो धनपत राय के नाम से सोजे वतन नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिन्होंने बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखा। तो उस पुस्तक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया कि ये पुस्तक अगर भारतीय लोग पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ एक नई विचारधारा का विकास होगा। और परिणाम ये हुआ, पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, धनपत राय पर रोक लगा दी गई कि आप नहीं लिख सकते। तो धनपत राय ने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में साहित्य लिखना शुरू किया। इसी तरीके से अंग्रेजी के अंदर विकास हुआ। तो कहने का मतलब है कि साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन चेतना जागृत हुई और ये 1857 ईस्वी का परिणाम थी। समाचार पत्र पत्रिकाओं में अगर हम देखें तो अमृतबाजार पत्रिका, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी जैसी जो पत्र पत्रिकाएं थे उनमें नवीन विचारों के संपादकीय लिखे जाने लगे, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। तो इस तरीके से बड़ा परिवर्तन हुआ। अगली बात देखें, भारत में सुधार एवं निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ। अंग्रेजों ने अब देख लिया था यदि हिंदुस्तान में हमने कुछ नया नहीं किया, हमने उनके हितों में काम नहीं किया, तो फिर से हमको 1857 जैसी क्रांति का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा प्रत्येक क्षेत्र में सुधार होने लगा और तरह तरह के निर्माण कार्य होने लगे। रेलवे व्यवस्था का विकास, डाक व्यवस्था का विकास, उसके बाद वायु परिवहन का विकास और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों, सभी में धीरे धीरे विकास होने लगा, निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगला बिंदु अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विचार भारत के प्रति सहयोगात्मक। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारत के लोगों ने जो क्रांति की थी, अब उसी समय, उससे थोड़े समय पहले यूरोप में 1848 में विभिन्न देशों के अंदर क्रांतियां हुई थी। जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली में जगह जगह क्रांतियां हुई थी और उसको यूरोप के इतिहास में क्रांतियों का वर्ष कहा गया। उसी तरीके से जब 1857 में भारत में क्रांति हुई तो दुनिया के लोगों ने देखा कि अब अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ भी लोग खड़े होने लगे हैं। कार्ल मार्क्स हिंदुस्तान की यात्रा करता है और उसके बाद भारत की व्यवस्था को देख करके वो लिखता है कि भारत के लोगों में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, उन्हें सरकार और व्यवस्था दोनों से लड़ना होगा। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के विचारों का समर्थन किया गया। आगे हम देखें तो इतिहासकारों के क्या विचार हैं इन परिणामों के बारे में। तो बहुत से इतिहासकारों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। सबसे पहले फॉरेस्ट, जो एक स्वयं ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों के लिए चेतावनी है ये क्रांति, इसलिए अंग्रेजों को अब सजग हो जाना चाहिए और भारत के हितों में भी कदम उठाने चाहिए और साथ ही प्रशासनिक कदम भी उठाने चाहिए। भारतीय इतिहासकार एस.एन. सेन कहते हैं कि इस क्रांति का जो परिणाम निकला उसका सबसे बड़ा प्रभाव था साम्राज्यवादी प्रभाव। भारत, वो कहते हैं कि देखिए जो साम्राज्यवादी शक्ति है वो अपनी जनता के खिलाफ, जो जनता है जिस पर शासन कर रही है उसके ऊपर भले ही वो तलवार मखमल में रखी हुई म्यान में हो, लेकिन उसे वो शक्ति करनी पड़ती है, तलवार चलानी पड़ती है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य जारी रखना है। तो वो इस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में ये लिखा है कि भारतीयों ने जो क्रांति की 1857 की, उस क्रांति से ये पता चला कि भारतीय लोग अब स्वतंत्र विचारधारा चाहते हैं, स्वाधीनता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं एकजुटता की कमी थी, इसलिए असफल रह गए। तो उसको उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ा कदम बताया।
इसलिए सर डब्ल्यू रसेल व्याख्या करते हैं परिणाम के रूप में। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई वो क्रांति अंग्रेजों के लिए खतरा है, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरा है, और इसलिए उनको कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, ये वो कहते हैं। तो इस तरीके से इतिहासकारों ने ये विचार प्रस्तुत किए हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा जिसमें हमने विचार किया है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए, क्या सैन्य परिवर्तन हुए, क्या दूसरे प्रभाव पड़े, एक एक पर हमने आप तक अपने विचार पहुंचाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। इसी तरीके के और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए हमारे वीडियो को, और यदि अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।